एवरीवन, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है और उसमें किन किन चीज़ों की स्टडी हम करते हैं। उसके बाद हमने उसमें बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में कि रिएक्शंस जो होते हैं वो स्पीड के आधार पर कितने तरह के होते हैं, और उसमें फिर कैटेगराइज करके बताया था कि किस तरह के रिएक्शन की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा हिंट हमने दिया था अपक्रिया के वेग या अपक्रिया की दर के बारे में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। आज हम इस वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया की दर या अपक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं यानी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन हम देख रहे हैं इसमें अपक्रिया के वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसी रिएक्शन की रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो आप कह सकते हैं उसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के सांद्रता परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। सांद्रता परिवर्तन की दर का मतलब है एकांक समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, यानी कह सकते हैं हम कि किसी अभिक्रिया के लिए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में जो परिवर्तन होता है उसी को हम अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग कहते हैं। अब इसे हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन या काल्पनिक रिएक्शन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं ये एक रिएक्शन है जिसमें R यानी रिएक्टेंट यानी हम कह सकते हैं अभिकारक, प्रोडक्ट यानी उत्पाद में बदलता है, तो इस अपक्रिया की दर हम किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो अपक्रिया की दर हम लिख सकते हैं रेट R इक्वल्स टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, यानी अंग्रेजी में हम इसे कहें तो कह सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो जब हम रिएक्शन की रेट को दिखाएंगे तो अलग अलग अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं इसी को
अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे योग्य समय, यानी हम लिखें तो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर इसी को हम उत्पाद के टर्म में लिखें तो कह सकते हैं इसको उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय, यानी अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से बता सकते हैं अलग अलग। सामान्य रूप से हमने कहा तो क्या कहा, यह कहा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे लगा हुआ समय, ये अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर है। लेकिन अगर अभिकारक के टर्म में उसे बताएं तो हम बोलेंगे कि अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय, और उत्पाद के टर्म में बताएं तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय, यानी ये टर्म्स आ रहे हैं इसमें। अंग्रेजी में इसी चीज को हम कह रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स के टर्म में हम कहते हैं डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, और अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में बोले तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाए तो ग्राफ उसके हिसाब से कैसा लगेगा या कैसा रिप्रेजेंटेशन आएगा, थोड़ा देखते हैं इसको। ग्राफ के रूप में भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं। अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरह के ग्राफ आते हैं। यहां हम कंसेंट्रेशन दिखा रहे हैं या सांद्रता दिखा रहे हैं, और यहां टाइम दिखा रहे हैं। अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में दिखाएं तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ घटता जाता है, ये R के लिए। और अगर हम यही रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में दिखाएं तो ये कंसेंट्रेशन और ये टाइम के बीच में ग्राफ, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का आता है, लाइक दिस। ये प्रोडक्ट के टर्म में हो गया। देख रहे हैं इसमें जो स्लोप है, ये जो ढलान है वो निगेटिव है, और इसमें जो स्लोप है, ये जो ढलान है वो पॉजिटिव है। तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन में डिक्रीज होता है तो स्लोप निगेटिव होता है, कंसंट्रेशन समय के साथ घटता जाता है। और अगर स्लोप पॉजिटिव हो गया, यानी प्रोडक्ट के टर्मिनल कहें, तो स्लोप जो होता है वो इस तरह से आता है, जो 0 से शुरू होता है। इसमें मैक्सिमम से शुरू होता है, इसमें 0 से शुरू होता है। इसमें समय के साथ डिक्रीज करता है, इसमें समय के साथ इंक्रीज करता है। तो इस तरह से हम दिखला सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें और इलेबोरेट करके चीजों को देखते हैं। मान रहे हैं हम इसमें कि जो रिएक्टेंट है R, इसका कंसंट्रेशन, R का जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो सांद्रता है वो हम ले रहे हैं टाइम t1 पर। तो ये इसका कंसंट्रेशन है R1, और टाइम t2 पर इसका कंसंट्रेशन अगर देख रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन जो हो जाता है वो R2 हो जाता है। अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में देखें, कंसंट्रेशन यहां दिख रहा है,
तो टाइम t1 पर इसका कंसंट्रेशन पहले था ये p1 और टाइम t2 पर इसका कंसंट्रेशन हो गया p2। तो ये जो टाइम में चेंज हुआ, चेंज इन टाइम यानी कह सकते हैं लगा समय, टाइम टेकन। इसको अगर देखें तो इसको कह सकते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी इक्वल्स हो जाएगा t2 माइनस t1। और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, या कहें कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसको लिखें तो इसको हम दिखलाएंगे इससे डेल्टा आर से, और ये बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। इसी तरह से अगर हम उत्पाद के लिए दिखाएं, इसमें सांद्रता परिवर्तन को दिखलाएं, तो इसमें सांद्रता परिवर्तन यानी हम कह सकते हैं यहां पर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कह रहे हैं हम कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको दिखला दें डेल्टा P से, और ये बराबर होगा P2 माइनस P1। इतना हो जाएगा, यानी कि डेल्टा टी टाइम में जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन चेंज डेल्टा आर हुआ, और इसी टाइम इंटरवल में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज डेल्टा पी हो गया। तो रिएक्शन की रेट को अगर हम लिखें तो कैसे लिखें? अब जो रिएक्शन की रेट होगी वह इस तरह से एक्सप्रेस होगी, हम कह सकते हैं कि रेट इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और ये इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब देखिए यहां एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जो रेट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। रेट जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव होगी तो चूंकि ये जो डेल्टा आर की वैल्यू है वो निगेटिव आएगी, क्योंकि इसमें R2 कम होगा और R1 ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह रहे हैं कि जो R है यहां हम निगेटिव साइन लगाएंगे और यहां जो है वो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो होगा क्या इसमें कि यहां हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, जो निगेटिव क्वांटिटी है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर जो होता है वो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका नोटेशन हमने 1 रखा। तो इस तरह से ये रेट एक्सप्रेशन हो गया माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये रेट एक्सप्रेशन हुआ। अब इसी रेट एक्सप्रेशन से हम निकालते हैं दो और रेट एक्सप्रेशंस, और इनको हम कहते हैं एवरेज रेट या औसत वेग, जिसे हम दिखलाते हैं आर एवरेज। ये औसत वेग है, और दूसरा जो होगा वो होगा तात्क्षणिक वेग।
तात्क्षणिक वेग यानी इसको हम दिखलाएंगे आर इंस्टेंटेनियस। ये दो चीजें हैं जो कि हमको इसमें जाननी है। अब जो ये औसत वेग है, इस औसत वेग को हम कैसे दिखाएंगे? तो जो औसत वेग है इसके लिए हम थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने से हमको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि क्या आता है, और फिर डिफाइन करेंगे कि एवरेज रिएक्शन रेट क्या होती है। मान लेते हैं कि ये ग्राफ हम रिएक्टेंट्स के टर्म में प्लॉट कर रहे हैं। यहां कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट्स का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माने हम यहां पर डेल्टा आर को प्लॉट कर रहे हैं या कंसंट्रेशन आर को प्लॉट कर रहे हैं, और यहां जो था वो टाइम को प्लॉट कर रहे हैं। ये ग्राफ हो गया जो टाइम के पैसे साथ डिक्रीज करता है। अब इसमें करते क्या है कि हम दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स जो डिफिनीशन में हमने लिया था उनको हम देखते हैं। मान लेते हैं कि एक टाइम t1 ये है और ये टाइम t2 है। तो अब ये y एक्सिस के पैरेलल अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इंटरसेक्शन ये दो जगह होता है। तो अब देखेंगे इसमें टाइम t1 पर जो रिएक्टेंट r है, r ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का ग्राफ है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना था। यहां कंसंट्रेशन जो है वो ये था r1, और टाइम t2 पर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन में लिख दे रहे हैं, ये हो गया r2। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ये जो हो गया डेल्टा आर के, और ये टाइम इंटरवल जो हुआ, जो चेंज हुआ इसमें, ये टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा टी के। तो जो रेट एवरेज होगी इसकी ये इक्वल्स टू हो जाएगी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी के। ये दिखलाया यानी कि हो गया, ये कह सकते हैं कि माइनस और यहां R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल। तो ये एवरेज रेट हो गया। अब एवरेज रेट को अगर डिफाइन करें तो कैसे बताएंगे? बताते हैं कि अगर ये टाइम इंटरवल मेजरेबल हो, थोड़ा ज्यादा हो, तो इस टाइम इंटरवल में हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लें, सांद्रता में परिवर्तन को निकाल लें, और इस चेंज इन कंसंट्रेशन को उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें। तो इस स्थिति में जो पैरामीटर, जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी एवरेज रेट या औसत वेग। इसी तरह से हम ग्राफ बना करके देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के टर्म में एवरेज रिएक्शन रेट क्या होगी। फिलहाल हम यहाँ केवल एक ग्राफ की सहायता से देख रहे हैं एवरेज रेट, और अब हम देखेंगे तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस में यहाँ से थोड़ी सी सहायता ले सकते हैं कि अगर इस टाइम इंटरवल को हम कम करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं, और मैथमेटिकली हम जैसे एक्सप्रेशन देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये समयांतराल अति सूक्ष्म हो, जीरो ना हो, जीरो के लगभग हो, तो उस समय जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट या तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए कोरिलेट कर रहा हूं इस चीज को एवरेज रिएक्शन रेट से। तो ये एक्सप्रेशन होगा आपका
ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट आर इंस्टेंटेनियस, इसको लिखेंगे, ये इक्वल्स हो जाएगा आर एवरेज, और यहां हम लिखेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, इस तरह से। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन दें, आर एवरेज को लिखें, तो आर एवरेज की वैल्यू हमने लिखा था रिएक्टेंट्स के टर्म में माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखा था तो इसको लिखा था प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर ये लिमिट अप्लाई कर दे तो हम कह सकते हैं इसको इस तरह से, डेल्टा टी यहाँ लिखें टेंस टू 0 इक्वल्स टू, इस बिल्कुल इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं ये जो रेट होती है इंस्टेंटेनियस, इसकी वैल्यू जो होगी आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस डी पी अपॉन डी टी। यानी इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है वो डिफरेंशियल के टर्म में लिखी जाती है। ये इस तरह से आपको दिखाया कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इस चीज को थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि ग्राफ से अगर दिखाएं तो इंस्टेंटेनियस कैसे दिखाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे एवरेज के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ हम इसमें भी प्लॉट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेशन में वेरिएशन हो जाएगा। यहां कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और यहां जो था वो टाइम है। ये आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ है जिसका स्लोप नेगेटिव है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट जो है वो क्या होगा, इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन की जो रेट होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। अब इसको दिखाने के लिए इंस्टेंटेनियस को कि कैसे निकालते हैं, तो जिस टाइम पर, जिस पर्टिकुलर टाइम पर हमको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, उसके लिए हम ये जो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व को, इस पर एक हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल बना जिसमें ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ये डी आर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो टाइम इंटरवल होगा वो डी टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट आएगी, ताक्षणिक वेग जो आएगा, ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी। अगर प्रोडक्ट के टर्म में इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस dp अपॉन dt। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि टाइम इंटरवल बहुत कम हो, अति सूक्ष्म हो, तो उस समय जो वेग सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा अप्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो ये हमने बताया आपको कि अप्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसमें कि रिएक्शन रेट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन।
तो हमारा जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब यह है कि किसी अभिक्रिया की दर, किसी अभिक्रिया की रेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये हमको इसमें जानना है। तो जो फैक्टर्स है वो कई हैं, लेकिन फिलहाल हम जो मेन फैक्टर्स की बात करेंगे वो ये है। पहला अभिकारक तथा उत्पाद की प्रकृति। यानी कह सकते हैं कि नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है। दूसरा जो है वो है सांद्रता। तो सांद्रता यानी कंसेंट्रेशन जो ले रहे हैं वो भी अभिकारकों की सांद्रता लेंगे। ये सांद्रता किससे रिलेटेड होगी? अभिकारक से, अभिकारकों की सांद्रता। तीसरा जो लेंगे फैक्टर वो है ताप यानी टेम्परेचर। और जो चौथा फैक्टर है वो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। तो हम एक एक फैक्टर को वन बाय वन बताते हैं कि पदार्थों की या अभिकारकों की और उत्पादों की प्रकृति जो होती है वो अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि चूंकि काइनेटिक्स में हम जिन रिएक्शन की स्टडी करते हैं वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे रिएक्टेंट्स जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत सिंपल होंगे, यानी जिनमें बॉन्ड्स की नंबर बहुत कम होगी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके रिएक्शन की रेट फास्ट होगी क्योंकि उनके बॉन्ड्स बहुत कम हैं, वो आसानी से टूट जाएंगे, जल्दी से टूट जाएंगे और रिएक्शन जो होगा वो जल्दी हो जाएगा। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे रिएक्टेंट्स जिनके मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी जिनमें बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी ब्रेकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनके रिएक्शन की रेट जो होती है वो स्लो होती है। एक बहुत सी सिंपल सी बात हमने देखा कि जो रिएक्टेंट्स हैं या जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो नेचर है उसके आधार पर हम इसको बता रहे हैं। अब दूसरा है अभिकारकों की सांद्रता, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, रिएक्शन की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उनकी नंबर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। उनकी नंबर जो होती है वो यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करती है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। इसको हम रेट ला एक्सप्रेशन से भी आगे चल करके देखेंगे
कि रिएक्शन की रेट जो होती है कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी इसको बताएगा और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसकी सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो आगे चल के डिटेल में इसके बारे में देखेंगे कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करता है। अब इसमें तीसरा फैक्टर जो रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है वह है टेम्परेचर। इन सभी फैक्टर्स में से टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करता है। यह देखा गया है कि अगर हम किसी रिएक्शन की रेट को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना या कुछ परिस्थितियों में 3 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है। इसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट या ताप गुणांक की सहायता से व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 टेम्परेचर फिक्स किया, एक 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम ताप गुणांक के टर्म में अगर देखें तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी हम कह सकते हैं कि ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू K 35 अपॉन K 25 ऑलमोस्ट इक्वल टू 2R3। तो ये ताप गुणांक की वैल्यू है, इससे आप कह सकते हैं। अब आप इसे देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया जो कोई हो रही है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर जितनी फास्ट हो रही है, 35 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेट जो होता है उसके डबल हो जाता है लगभग, और कभी कभी ट्रिपल हो जाता है। यानी जो रेशियो है 25 और 35 का कितना आ गया, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है। आर्हीनियस ने इसी टेम्परेचर के इफेक्ट को एक इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित किया जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस का समीकरण। अब आर्हीनियस समीकरण अगर हम देखें, ये आर्हीनियस समीकरण के रूप में अगर देखें ताप का प्रभाव, तो इसे हम लिखते हैं K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हीनियस समीकरण है। तो आर्हीनियस समीकरण हमने देखा K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अब इसमें देखें कि कौन सी चीज क्या है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसमें आर्हीनियस इक्वेशन में। तो आर्हीनियस इक्वेशन में जो K है ये रेट कांस्टेंट हो गया, या वेलोसिटी कांस्टेंट। ये जो है वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, और T जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये है, यानी ये वेग स्थिरांक हो गया, ये आवृत्ति गुणक हो गया, ये सक्रियण ऊर्जा, ये गैस नियतांक, और ये हो गया परम ताप, यानी ये हो गया वेग स्थिरांक। इसको कहते हैं आवृत्ति गुणक,
फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी इसको कह रहे हैं हम हिंदी में सक्रियण ऊर्जा। ये आप जानते हैं, इसको कहते हैं गैस नियतांक। और अंतिम है परम ताप। ये हम लोगों ने देखा कि आर्हीनियस के अनुसार कि किसी अवक्रिया का वेग ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो ये इक्वेशन है k इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल पावर के माइनस EA अपॉन RT, जहां k रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक है, a जो होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आवृत्ति गुणक है, EA एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा है, R गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट, और T जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो टेम्परेचर है वो किसी रिएक्शन के रेट को कैसे प्रभावित करता है। अब हम अंतिम फैक्टर देखते हैं, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट जो होता है किसी रिएक्शन की रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ये चौथा फैक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। आप जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, थोड़ी सी आइडिया आपके पास जरूर होगी उत्प्रेरक के बारे में। फिलहाल हम आपको बताएं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी अत्यंत अल्प मात्रा की उपस्थिति में अवक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। सामान्यतः उत्प्रेरक अवक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ा देते हैं, तो हम इसे एक ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पर रिप्रेजेंट की गई है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और ये ग्राफ हम दिखला रहे हैं। तो एक रिएक्शन पहले थोड़ा सा देख लें, उसकी सहायता से ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि A और B आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट्स हम यहां नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिलहाल ये देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट से A और B ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट C की प्रेजेंस में होता है। तो अब जब ये रिएक्शन होगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफिकल रूप से कैसे करेंगे। इसका ग्राफ इस तरह से आता है, यहां A प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, यहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ग्राफ का पीक है, ये जो हाइट है ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, अग्र अवक्रिया के वेग के लिए, और ये वैल्यू उस समय है जब हम कैटलिस्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी ये जो पीक आया वो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। ये एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा है अग्र अवक्रिया के लिए, या A और B के रिएक्ट करके कैटलिस्ट के एब्सेंस में प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं तो कैटलिस्ट इस सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, यानी उसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह का आता है। ये
तो ये पीक जो होगी रिप्रेजेंट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगी, हम इसको थोड़ी देर के लिए ई ए एफ से रिप्रेजेंट करें, लेकिन ई ए डैश कर दे रहे हैं। ये मान कम हो गया, देख रहे हैं ये हाइट कम है और ये हाइट ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम ग्राफ की सहायता से बता सकते हैं कि अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो जो एनर्जी लगती है रिएक्शन के होने के लिए वो काफी कम है, जबकि इसकी एब्सेंस में ये एनर्जी काफी ज्यादा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को अपनी उपस्थिति मात्र से ही कैसे बढ़ा देते हैं। तो आपको हमने ये 4 फैक्टर बताए, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पहला फैक्टर, दूसरा अभिकारकों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तीसरा फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा वो टेम्परेचर, और चौथा जो है वो कैटलिस्ट। तो रिएक्शन रेट को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर्स उन्होंने देखा। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे की जो हेडिंग्स हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपने जो चीजें समझी उसके विषय में आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। थैंक्स।